नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3, जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है और कविता के बहाने। तो यहाँ पर देखिए, जो दो यहाँ पर कविताएं दी गई हैं कुंवर नारायण जी की, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और बहुत ही ज्यादा कविता के बहाने जो ये कहा यहाँ पर एक कविता दी गई है कुंवर नारायण जी की, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और किस तरह से यहाँ पर कविता के बहाने जो एक सपनों के उड़ान है, वो किस तरह से, एक कल्पनाओं की जो उड़ान है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, वो यहाँ पर बताया है। और आप देखेंगे जो लास्ट 4-5 ईयर के अगर आप सैंपल पेपर, आप लास्ट ईयर के एग्जाम के पेपर अगर आप उठाएं के देखेंगे, तो उसमें आपको ये चैप्टर हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें और साथ ही समझने का प्रयास भी करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो देखिए, ये हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह से ही मैंने यहाँ पर लिया है तुरंत ही। और आप देखेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा ये कविता लिखी गई है और ये आपका पाठ 3 है। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे पहले देखिए, हमको कविता पढ़ने से पहले यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी पाठ को यदि आप पढ़ते हैं तो पाठ के लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम आपने याद करना है। तो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई ये कविता है और इसका नाम है कविता के बहाने। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हैं कुंवर नारायण जी के विषय में, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जन्म पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो कि 1956 में इन्होंने लिखी। परिवेश जो है, जिसमें हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार कार ये सामान्य रूप से इन्होंने लिखा है। प्रमुख पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका निधन जो है 2017 दिल्ली में हो गया था। देखिए, यहाँ पर कुंवर नारायण जी के विषय में कुछ जरूरी बातें जैसे लिखी गई हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके को दिए गए प्रमुख सम्मान के बारे में और इनके निधन के बारे में। यदि आप इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत है। और बस आपको इतना पढ़ना है, अच्छे से समझना है और बस केवल यहाँ पर उनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं यानी कि भाषा शैली को आपने जानना है कि किस तरह से यहाँ पर उनकी जो भाषा है वो किस तरह की है। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी दो कविताएं दी गई हैं, दो कविताएं दी गई हैं, जिसमें है पहला कविता के बहाने और दूसरा है आपका बात सीधी थी मगर। तो यहाँ पर दोनों को ही हम पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पहली कविता क्या है। तो कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हैं। जो पहली कविता है वो कविता के बहाने है, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कविता है ये ली गई है इन दिनों के काव्य संग्रह से। और आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के बावजूद कविता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, देखिए आज का जो समय है, आपने देखा बहुत ही ज्यादा एक तरह से मॉडर्नाइजेशन, एक तरह से आधुनिकतावादी हमारा समय हो गया है। काफी सारी चीजें जो है चेंज हो रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, सब एक तरह से मॉडर्न होना चाहते हैं। तो आज के समय में कविता के वजूद को लेकर, कविता का यानी कि कविता इतनी टिक पाएगी कि नहीं,
कविता के इस वजूद को लेकर जो है एक तरह से शक है, आशंकित है, शक है कि इस यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व कहीं रहेगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाठ है, ऐसे में ये कविता जो है कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने जो है वो एक यात्रा है, आप देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ती है। जैसे चिड़िया से लेकर, फूल से लेकर, बच्चे से लेकर हर एक के पास ये जाती है और एक तरफ ये प्रकृति के बारे में बताती है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर कदम बढ़ाते एक बच्चे की ओर, बच्चे के बारे में बताती है। तो यहाँ पे पूरी कविता में उन्होंने बताया है कि जिस तरह से चिड़िया के उड़ान की भी एक सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित है कि वो कितने समय तक रहेगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनके सपने हैं वो असीम है, बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। और इसी प्रकार जो कविता है वो भी क्या है, शब्दों का खेल है। कविता क्या है, शब्दों का खेल है और उसको यहाँ पर किस तरह से कविता जो है आगे बढ़ती है वो यहाँ पर बताया है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कुंवर नारायण जी द्वारा। तो चलिए इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर सबसे पहले पहली कविता को लेंगे, यानी कि पहली कविता को पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद हम दूसरी कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ कि किस तरह से आपने पढ़ना है जीवन परिचय को। केवल देखिए आपको मैंने जरूरी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले आपको कुंवर नारायण जी के विषय में बताना है कि कुंवर नारायण जी का जो एक तरह से जन्म हुआ है वो कब हुआ है। कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ है वो 19 सितंबर, याद रखिएगा 19 सितंबर को इनका जन्म हुआ है सन 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने जो एक तरह से विद्यालय विश्व स्तर की जो शिक्षा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की और अनेक देशों की यात्राएं की। 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन शुरू किया। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कहानी, सिनेमा, अन्य कलाओं पर भी इनकी समीक्षा इन्होंने लिखी है और इनको जो अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया है वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे कवि सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमार आशान पुरस्कार। और उसके बाद यहाँ पर ये इनकी कुछ कविताएं जो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। काव्य संग्रह अलग लिखे गए हैं और प्रबंधक काव्य अलग लिखे गए हैं, कहानी संग्रह अलग लिखे गए हैं और जो सामान्य रूप से लिखी गई जो रचना है वो अलग है। काव्यगत विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो काव्यगत विशेषताओं और भाषा शैली को मैंने आपको बताया था कि आप खुद से एक बार जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर दिया गया है जीवन परिचय उसको पढ़ेंगे। तो कविता के प्रतिपाद्य विषय को मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि किस तरह यहाँ पर ये कविता क्यों लिखी गई है, कविता के बारे में क्या यहाँ पर बताया गया है कि कविता के अस्तित्व पर संशय यहाँ पर क्यों हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर कविता क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पर पहली कविता को लेंगे, सबसे पहले पहली कविता को पढ़ेंगे, कविता के बहाने। देखिए बात सीधी थी, जो हमारी कविता है उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी हम अपनी पहली कविता पढ़ेंगे। इसकी सप्रसंग व्याख्या मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि इसी तरह की पंक्तियां आती हैं आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह की पंक्तियां आती हैं जिनकी आपने सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, जिनसे जुड़े हुए आपने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यदि आपको व्याख्या अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो पहला यहाँ पर काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता क्या, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख कविता को पंख लगा उड़ने के माने,
चिड़िया क्या जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, केवल 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लेखक को अभी ना इस टाइम पे एक तरह से जो यांत्रिक युग आ गया है, तो इस टाइम पे उनको थोड़ा सा कविता की स्टेबिलिटी पर, थोड़ा सा उसके अस्तित्व पर कि यार कितने दिन चलेगी ये, इस पर थोड़ा सा उन्हें शक हो रहा है, आशंका हो रही है। लेकिन खुद फिर वो व्यक्त करते हैं, कविता को बताते हैं कि कविता क्या है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। माने, माने का अर्थ होता है अर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले, बाकी तो चीजें जो हैं बहुत ही इजी हैं, कुछ भी यहाँ पर कठिन शब्द जैसा नहीं है। तो माने का अर्थ होता है अर्थ। तो अब यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको और ये भी आपने देखा होगा कि जो भी काव्यांश दिया रहता है उसमें नीचे दिया रहता है प्रश्न एक जरूर होता है कि प्रस्तुत काव्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। अगर गद्यांश दिया है तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो प्रसंग लिखेंगे उसके लिए भी आपको याद होना चाहिए, और 1 नंबर का जो आपका अलग से 2 नंबर का प्रश्न आता है उसके लिए भी आपको याद होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं कि जो चिड़िया है, फूल से लेकर जो चिड़िया है, फूल है, बच्चे तक की एक तरह से यात्रा पूरी जो कविता कर रही है उसके लिए कह रहे हैं कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, तो जहां तक देखें, अगर चिड़िया के उड़ने की बात करें तो कभी न कभी उसकी का भी एक छोर आएगा, कभी न कभी उसकी उड़ान भी खत्म होगी। और फूल भी जब खिलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि खिलने के बाद वो मुरझा जाएगा, उसकी खुशबू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, देखिए व्याख्या में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता क्या है, कल्पना की उड़ान है। और इसे सिद्ध करने के लिए वो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देते हैं। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने चिड़िया का दिया है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, किंतु कविता की कल्पना का कोई दायरा नहीं है। कविता की कल्पना आपने देखा होगा, और आप क्लास 12th में हैं और क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक, क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक आपकी जो है 7 क्लासेस होती हैं। और उन 7 क्लासेस में आपके पास हिंदी की एक एक बुक जरूर होती है जिसमें आपका काव्य संग्रह होता है, कविताएं होती हैं। तो आपने 12th तक आते आते इतना जरूर समझ लिया होगा कि जो कवि होते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी जो कल्पनाएं होती हैं वो कितनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, कितनी ज्यादा एक तरह से, मतलब इतनी ज्यादा उनके अंदर कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन पावर इतना ज्यादा होता है कि वो नदी, पहाड़, पेड़, पौधे और ना जाने किस किस का मानवीयकरण तक कर देते हैं। यानी कि उन्हें इस सुंदर तरीके से दर्शाते हैं कि वो किसी भी इंसान का मन मोह ले। ठीक है, तो यही है कविता की उड़ान, यही है कविता की उड़ान, जो कि क्या है, असीमित है। क्योंकि ये कैसी है, ये कल्पना की उड़ान है। कवि जो भी चीजें लिखता है, जो भी चीजें बोलता है, वो सब पहले क्या होती है, वो सब उसकी पहले इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। वो पहले कल्पनाएं करता है और फिर उन पंक्तियों को कविता के रूप में लिखता है। तो कविता की जो कल्पना का दायरा है वो असीमित है। आपने देखा होगा कवि नदियों पर कविताएं लिख देते हैं, पहाड़ पर कविताएं लिख देते हैं, मौसम पर कविताएं लिख देते हैं, फसल पर कविता लिख देते हैं, किसान पर कविता लिख देते हैं, आधुनिक समय पर कविता लिख देते हैं, अलग अलग चीजों पर।
आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगता जो अछूता है कविता से। हर तरह की कविता आपको देखने को मिल जाएगी। माता पर कविता, पिता पर कविता, बच्चे पर कविता, मित्र पर कविता। तो कल्पना का जो दायरा है वो असीमित है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर में उड़ती है। चिड़िया क्या करती है? जो चिड़िया होती है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जो चिड़िया केवल एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, या कहें तो केवल एक गांव में उड़ सकती है, केवल एक इलाके में उड़ सकती है, घर के अंदर बाहर कर सकती है, और एक तरह से एक बड़े एरिया में उड़ सकती है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो बहुत ही व्यापक है। कविता आसमान में भी चली जाती है, तारों पर भी कविता लिखी जाती है, चांद पर भी कविता लिखी जाती है, समुद्र पर भी कविता लिखी जाती है, और धरती पर भी कविता लिखी जाती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है, और वह पंख लगाकर हर जगह उड़ जाती है, और उसकी उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से काफी ज्यादा आगे है। कैसे आगे है चिड़िया की उड़ान से? क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो एक तरह से सीमित है। वो सुबह उड़ने निकलती है और शाम को वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में विशेष क्या है? कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली और सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीयकरण किया गया है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, कवि जो है समुद्र का तक मानवीयकरण कर देते हैं, पहाड़ का मानवीयकरण कर देते हैं, नदी का मानवीयकरण कर देते हैं, फूलों का मानवीयकरण कर देते हैं। तो कविता का भी यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है। लाक्षणिकता है कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से पहला काव्यांश क्लियर होता है। तो उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न जो है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि जब आप चैप्टर का से रिलेटेड जो प्रश्न है, कोई भी प्रश्न अगर आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न? कविता एक उड़ान है, मैं चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कविता एक उड़ान है, इसमें चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते हुए देखकर कवि की कल्पनाएं भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है, और वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है। यानी कि जब वो कविताओं की रचना कर रहे होते हैं, कविताएं लिख रहे होते हैं, कविताएं बना रहे होते हैं, तो उस समय वो कल्पनाओं की एक लंबी उड़ान जो है भरते हैं। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो देखिए जिस तरह से चिड़िया के बारे में बताया कि चिड़िया एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी के घर में, आस पड़ोस में, या एक तरह से एक निश्चित एरिया में उड़ सकती है। लेकिन जो कविता है, कविता की उड़ान के विषय में बताया कि कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक एवं बाह्य रूप में उड़ान भरती है। यानी कि सबसे पहले वो मन में वो उल्लास पैदा करती है, मन में वो आस पैदा करती है, और उसके बाद फिर वो क्या करती है? बाहर आकर उसे रचना का रूप देने के लिए प्रेरित करती है। एक घर से दूसरे घर में उड़ती है, यानी कि लोग क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं किसी भी अच्छे ज्ञान को सुनकर, किसी भी अच्छे ज्ञान को समझकर। तो यहाँ पर कविता जो है एक घर से दूसरे घर भी उड़ती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जाती है। कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? तो देखिए चिड़िया के उड़ान की एक सीमा होती है। चिड़िया के उड़ान की एक सीमा होती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान के विषय में नहीं जान सकती है। कविता के पंख लगाकर, कविता को पंख लगाकर कौन उड़ाता है? कविता को पंख लगाकर कवि उड़ाते हैं। यानी कि इसके सहारे वो मानव मन और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो इस तरह से
पहला काव्यांश यहाँ पर क्लियर किया, बहुत ही छोटा था और बहुत ही सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने पढ़े उसके। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप याद करें, डिस्कस करें क्लास में, जिससे कि आपको कोई भी चीज जो है टफ नहीं लगेगी। अगला है, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने। ध्यान दीजिएगा, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो देखिए यहाँ पर महकना अर्थात अपनी सुंदरता को बखेरना, अपनी सुगंध को बखेरना। तो देखिए प्रसंग बिल्कुल सेम हो जाएगा, केवल लास्ट की एक लाइन जो है चेंज करेंगे। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्गृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मकता ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं करती। जो रचनात्मकता होती है एक तरह से रचनात्मक ऊर्जा पर अपना सीमा नहीं डालती। तो यहाँ पर व्याख्या भी बताई गई है। कवि कहते हैं कि कविता, देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। जो रचनात्मक ऊर्जा है उस पर कभी भी सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो फूलों को देखकर कवि का जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत सारे विचार आते हैं और उनके मन में फिर कविता जो है एक फूल की भांति विकसित होने लगती है। कब फूल से कविता में रंग आते हैं, फूल से कविता में रंग आते हैं, भाव आते हैं, परंतु कविता के लिखने पर लिखने के बारे में देखिए यहाँ पर हमने बताया कि कविता जो है उसके फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। धीरे 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 जो है, जिस तरह से पुष्प की कली खिलती है, फूल की कली खिलती है, तो उसी तरह से कवि के मन में ये कविता का फूल खिलता है। फूल से कविता में रंग और भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। तो देखिए जिस तरह से कविता एक तरह से खिलती है, कविता एक तरह से खिलती है, लोग बहुत खुशी से पढ़ते हैं, चाव से पढ़ते हैं। तो इस विकसित होने को इस तरह से एक तरह से इस तरह से खिलने से कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, क्योंकि फूल जो है अगर यहाँ पर फूलों का खिलना, फूल कुछ नहीं जानते कि फूल क्यों खिलते हैं। समय कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। यानी कि एक निश्चित समय पर खिलते हैं और केवल निश्चित समय के लिए खिलते हैं, कुछ ही टाइम के लिए खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। परिणति यानी कि कितने टाइम तक उनका जो एक तरह से खिलना है, वो फूलों का की जो परिणति होती है वो निश्चित होती है कि इतने टाइम तक ये फूल खिला रहेगा और इसके बाद ये खराब हो जाएगा। वे घर के अंदर बाहर एक दूसरे कोने में अपनी सुगंध फैलाते हैं, यानी कि जो फूल है वो घर के अंदर बाहर एक दूसरे कोने में अपनी एक तरह से सुगंध फैला रहे हैं। अपनी सुगंध को एक तरह से क्या कर रहे हैं, शीघ्र ही, कितनी भी अच्छी अगर उनके अंदर खुशबू हो तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और लेकिन कविता, अगर हम कविता को कहें तो कविता बिना मुरझाए, बिना एक तरह से अपना जो आनंद है, अपनी जो खुशी है, अपना जो रस है, बिना एक तरह से खत्म करे,
आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और इस बात को फूल बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर दूसरे काव्यांश में देखिए, कविता का फूल की तुलना मनोरम है, सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल लिखी गई है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, शांति रस है, मुक्त छंद है। इसमें भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ बोधात्मक प्रश्न दिए हैं, कितना आपने याद किया है। तो कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों कहा है? कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, कविता एक बहाना है फूलों का, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित हो जाती है। कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? जिस प्रकार फूल पराग मधु सुगंध के साथ खिलता है, जिस प्रकार जो फूल है वो पराग की खुशबू और मधु की सुगंध के साथ खिलता है, और उसी प्रकार जो मन में भाव है उनको लेकर ये कविता रची जाती है। तो इस तरह से मन के भावों से कविता रची जाती है और जो बाह्य वातावरण है उसके कारण जो है फूल खिलते हैं। बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? तो देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं बिना मुरझाए कविता जो है हर जगह महका करती है और यह अंत काल तक सुगंध फैलाती रहती है। बहुत सुंदर पंक्तियां। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है लास्ट पंक्ति का आश्रय? इस पंक्ति का आश्रय यह है कि फूल के खिलने और मुरझाने की सीमा होती है, परंतु कविता शाश्वत है। कविता शाश्वत है, इसीलिए जो है फूल का महत्व, फूल से अधिक महत्व है जो कविता है उसका। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और केवल यहाँ पर 2 काव्यांश हमने अभी तक पढ़े हैं। तो उन दोनों काव्यांशों को घर पर एक बार रिवाइज करके आइए और साथ ही बहुत ही छोटे छोटे काव्यांश हैं और इनकी सप्रसंग व्याख्या करने की भी कोशिश करें, और यही आज का आपका होमवर्क है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।